एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आरडीएनए को होस्ट में डिलीवर करने की जो आर्ट है वो बैक्टीरिया और किससे सीखी? वायरस से सीखी है। अच्छा, जिस प्रकार बैक्टीरिया और वायरस डिजीज कॉजिंग जीन को होस्ट में डिलीवर करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा डिजायर्ड जीन होस्ट में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। तो एक बैक्टीरिया लिया हमने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये क्या कॉज करता है? ट्यूमी से याद रहेगा ट्यूमर, और वो भी सभी डाइकॉट में नहीं कॉज करता है, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स में कॉज करता है। पूछा जाएगा यूकैरियोट्स में कॉज करता है कि प्रोकैरियोट? डाइकॉट हमेशा यूकैरियोट होंगे। और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए हमेशा सर्कुलर होता है, उसका नाम दे दिया गया टी डीएनए, क्योंकि ट्यूमर कॉज कर रहा था। फिर हमने देखा ट्यूमर कॉज कर रहा था, तो ट्यूमर क्या होता है? नॉर्मल सेल को तेजी से ट्यूमर सेल में बदलना। ये देखिए, नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में बदल रहा था ये डीएनए। हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि चलो इस प्लाज्मिड को निकाल के इसका अध्ययन करते हैं। हमने निकाला, देखा कि ये पैथोजेनिक जीन था इसके पास, नाम दिया टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था ये प्लाज्मिड। नाम क्या पड़ा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, इसके पास ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन था, जो ये मैंने दिखाया है, ठीक है। और इसका मतलब ये पैथोजेनिक जीन था, मैंने लिखा है ब्रैकेट में कि पैथोजेनिक था। साइंटिस्ट ने इसे आरी की मदद से कट कर दिया, देखो कैंची चला दी। कैंची चलाने के बाद ये जगह खाली हो गई, लाल वाले की जगह मनचाहा जीन पिंक वाला जोड़ दिया, है ना, ये पिंक वाला जोड़ दिया। अब इसको डाल दिया कहां? होस्ट में। वैरायटी ऑफ द प्लांट में डाल सकते हैं, और जिस प्रकार ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहा था, अब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाने लगा और हमारा काम हो गया। इस तरीके से हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के से अपना काम सीख लिया, और इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अभी मैं लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, लेकिन ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। हर चीज कहीं ना कहीं से देखो सीखी जाती है, नेचर में कहीं ना कहीं से हर चीज सीखी गई। जैसे आपको बताया नहीं था गाइडेड मिसाइल कैसे बनी? विष्णु जी के चक्र से, है ना। अच्छा, ऐसे ही क्या बोलते हैं, एरोप्लेन कैसे बना? रावण के विमान से, है ना। ऐसे पहले होती थी ना, टेलीपैथी कर लेते थे, और ऐसे देखते थे, देखो देखा होगा टीवी में कि किसी को देखना हो तो पानी में देख लेते थे वो क्या कर रहा है। मतलब वो आजकल व्हाट्सएप आ गया, पानी में नहीं मोबाइल में देखा जाता है ना, वीडियो कॉल कर लेते सीधे। तो टेक्नोलॉजी तब भी थी, टेक्नोलॉजी अब भी है ना। आप कहते हो ना, आप कहते हो ना, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा कई पुस्तकों में लिखा, कई मूवी बन चुकी है। हॉलीवुड, अच्छा बॉलीवुड वाले एक बार फेक बनाते हैं, हॉलीवुड वाले रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं, मानते हो ये बात? उन्होंने क्या मरमेड्स पे मूवी नहीं बनाई? मरमेड यानी जल परी बनाई है, ऐसा है। आधा इंसान, आधा जो है मछलियों की तरह शरीर, आधा इंसानों की तरह, ऐसा कई जगह नोटिस किया गया है। वो पता क्या है, क्या चक्कर है? म्यूटेशन, जीन का म्यूटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग नेचर ने कर दिया अपने आप। आज की डेट पे मनुष्य कर रहा है, नेचर अरबों साल पहले कर चुका है इसको, है ना। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और कहते नहीं है वो, आधा आधा शरीर, वो थे ना, कौन थे? प्रहलाद, वो उनको नरसिंह, नरसिंह थे ना वो। आधा शरीर इंसान देवता का था, आधा शेर का था, है ना। तो उन्होंने उसको रख के अपने यहाँ पे चीर दिया। तो ये क्या था? ये तो म्यूटेशन, यही तो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हमें लग रहा है कि आश्चर्यजनक, पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, सदियों से करते चले आए। भारत बहुत आगे वाला देश है, भारत में ये सब चमत्कार होते हैं, विदेशों में नहीं। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अच्छा, अब बारी आती है
वायरस जो था, अभी तो बैक्टीरिया क्लियर किया ना, वायरस को हमने क्यों सिलेक्ट किया? अब देखो, एक है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इसी इसी खानदान का था एक बहुत खतरनाक वायरस, एचआईवी, याद है? तो ऐसा नहीं कि सारे इस खानदान के खतरनाक हैं, कुछ नादान भी हैं। तो रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस ज्यादातर रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, कॉज कैंसर। तो इस पर भी हमने स्टडी किया। इसका, ये रेट्रोवायरस मान लो ये ऐसा है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल था, और ये कैंसर कॉज करता था, और इसके पास खुद का ओरी है कि नहीं है? खुद का ओरी होता है कि नहीं होता है? सिखाया था कि खुद का ओरी होता है, ये रहा खुद का ओरी। और इतना पार्ट मान लिया इसका कैंसर कॉजिंग जीन है, ये कैंसर कॉजिंग जीन है इसके पास। कौन सा जीन है? कैंसर कॉजिंग जीन। तो ये हमारी सेल में जाएगा तो कैंसर फैलाता जाएगा ना, ये जीन हमारी सेल में पहुंचेगा तो अब मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और हमारी सेल में कैंसर होता चला जाएगा। हमने यही क्या किया, इस जीन को डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म एक वर्ड आ रहा है एनसीईआरटी में, डिसआर्म का मतलब होता है हानि रहित बना देना, हानि रहित, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। डिसआर्म का मतलब होता है कट करके फेंक के उसकी जगह नया चीज लगा देना, यानी इसकी जगह डिसआर्म्ड कर दिया, डिसआर्म्ड। डिसआर्म का मतलब कैंसर कॉजिंग जीन की जगह कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, कैंसर कॉजिंग जीन की जगह, कैंसर कॉजिंग जीन की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देना, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देना, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर उसे हार्मलेस बना देना। अब क्या हार्मलेस, हार्मलेस हो गया ना, उसे हार्मलेस बना देना, यही कहलाता है डिसआर्म। देखो ये छोटा सा वर्ड कितना गहरा था, देख लो कितनी बड़ी लाइन तैयार हो गई। एनसीईआरटी भैया बहुत बड़ी चीज है। तो कैंसर कॉजिंग जीन की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया हमने। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के और फिर उसके बाद इसको, अब इसको एनिमल सेल में जब हमने इन्फेक्शन कराया, इनफैक्ट ना बोल के बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, अब तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं ना। जब हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहां कराया, एनिमल सेल पे, तो हमें सक्सेस मिल गई, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल कॉपीज बनाने लगा। तो क्या हो गया, तो जीन क्लोनिंग होने लगी, तो जीन क्लोनिंग कराने लगा, जीन क्लोनिंग इन होस्ट, जीन क्लोनिंग इन होस्ट हो जाएगी। अब आप देख लो, अगर एनिमल में कराना है तो क्या करेंगे, तो रेट्रोवायरस लेंगे, जीन क्लोनिंग इन होस्ट, लेकिन इस समय होस्ट कौन सा लेना है, एनिमल। देखो प्लांट में इंसर्ट कराने के लिए क्या चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। और इसके लिए कौन सा चाहिए, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस भी कैसा लेंगे, डिसआर्म्ड की आर्म्ड, डिसआर्म्ड की आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब होता है क्या, हानिकारक, और डिसआर्म्ड का मतलब होता है जो हानि रहित हो गया है। तो एनिमल के लिए हमने नया सीख लिया, कौन सा सीखा, रेट्रोवायरस। एनिमल में अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाना है रेट्रोवायरस, प्लांट में ले जाना था टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड। और इस जीन को भी हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे, ये जीन हाईलाइट कर देता है, ग्रीन कलर का कर देता है, ये यहां से यहां तक का। यानी ग्रीन वाले जीन को काट के हटा दिया, यहाँ कैची बना देना, कैची से काट के हटा दिया, और जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी जगह लगा दिया फेविकोल से। फेविकोल का नाम लाइगेस।
अब एक हेडिंग है कंपीटेंट होस्ट। अब समझ में आ गई बात। एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस की आर्म्ड रेट्रोवायरस, और प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड की अनमॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। नहीं मॉडिफाइड, अरे अनमॉडिफाइड करेंगे तब तो जैसा है वैसा ही चला जाएगा, रोग फैला देगा। ये भी मॉडिफाई करेंगे, वो भी मॉडिफाई करेंगे। यहां मॉडिफिकेशन को डिसआर्म्ड बोलते हैं, वहां बोलते हैं मॉडिफिकेशन, वहां डिसआर्म्ड नहीं बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं कंपीटेंट। कंपीटेंट होस्ट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं कि आप डीएनए दे दोगे और वो होस्ट ले लेगा, आराम से नहीं लेगा, उसको उसके लायक बनाना पड़ेगा, डीएनए लेने योग्य बनाना पड़ेगा। कंपीटेंट का मतलब होता है क्या, सेल या होस्ट जो डीएनए आसानी से ले रिसीव कर ले, इसको बोलते हैं कंपीटेंट बनाना। तो कंपीटेंट बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं लेता, इसको कंपीटेंट बनाना पड़ेगा। क्यों क्यों नहीं लेता, कुछ समस्याएं हैं, आइए देखते हैं, बढ़े आगे। कंपीटेंट होस्ट, कंपीटेंट होस्ट क्या होता है, जो आरडीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा रिसीव कर सके। ये होता है कंपीटेंट होस्ट। ये हेडिंग है हमारी। देखो होस्ट कोई भी ले सकते हैं, बोलिए होस्ट तो कोई भी ले सकते हैं ना। होस्ट कौन कौन सा ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, ठीक है ना, फंजाई ले सकते हैं, अभी बताया प्लांट सेल ले सकते हैं, और एनिमल सेल ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं ना, मतलब एनी सेल। इस पर क्वेश्चन कल किया था हम लोगों ने, कल की आज, आज ही किया है। होस्ट तो कोई भी ले सकते हो, डिजायर्ड डीएनए भी कहीं से ले सकते हैं, सॉरी एनी सेल, कोई भी सेल ले सकते हैं, एनी काइंड ऑफ सेल। अब अगर कोई भी सेल लोगे तो हर सेल में एक मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी। कौन सी मेम्ब्रेन मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, बोलो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और ये दो केमिकल की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन लिपिड काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां लिख देता हूं मेनली लिपिड की बनी हुई है, मेनली लिपिड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है चलो। अच्छा, और डीएनए जो आप डालना चाहते हो, मैं बना लेता हूं, ये डीएनए ये डालना चाहते हो आरडीएनए, इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर मार देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आरडीएनए है। अब आप इसको अंदर डालना चाहते हो, लेकिन ये अंदर नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाटर लविंग है, और ये भाई साहब देखो कैसे वाटर हेटिंग, वो वाटर लविंग है और ये वाटर हेटिंग। नेचर बदल गया, अगर नेचर बदल गया तो क्या ये लेगा उसको, अगर सेम प्रवृत्ति का होता तो वेलकम, डिफरेंट प्रवृत्ति का है तो भीड़ कम। सही है कि नहीं है, अगर सेम प्रवृत्ति का होता तो वेलकम, अगर डिफरेंट प्रवृत्ति का है तो भीड़ कम, निकाल लो। सही है कि नहीं है, तो बताओ सेम प्रवृत्ति का है कि डिफरेंट प्रवृत्ति का। ये कैसा है, वाटर हेटिंग, ये कैसा है, तो कहां लेगा, ले ही नहीं सकता, है ना। तो ये हाइड्रो, ये है वाटर लविंग, एनसीईआरटी ने कहा है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है मतलब हाइड्रोफिलिक, और ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये नहीं लेगा, नहीं लेगा। लेकिन हम भी क्या, हम भी मानेंगे नहीं, अंदर घुसा के ही रहेंगे यहाँ, ऐसे कैसे नहीं मानेगा। हम क्या करेंगे, सेल को कंपिटेंट बनाएंगे, लेने योग्य बनाएंगे, ताकि ये डीएनए अंदर जाए। अब कैसे जाएगा, अब सवाल ये उठता है कैसे जाएगा। देखो ये लाइन है एनसीईआरटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो डीएनए इज हाइड्रोफिलिक
वाटर लविंग, सो कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा व्हाई, बता दिया मैंने रीजन बता दिया। डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट नेचर के दोनों मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, फिर देखो, इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, यदि आप चाहते हो कि बैक्टीरिया प्लाज्मिड ले ले, हमने होस्ट लिया है बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया को पहले लेके एग्जांपल समझ रहे हैं, तो हमें पहले बनाना पड़ेगा कंपिटेंट। कंपिटेंट का मतलब क्या, डीएनए लेने योग्य, डीएनए लेने योग्य बनाना पड़ेगा, तभी वो आरडीएनए अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कैसे, हम एग्जांपल किसका लेके चल रहे हैं, होस्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल है, बैक्टीरिया, स्पेशली ई कोली वाला। ई कोली, मैं ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ये ई कोली वाला लेके चल रहे हैं। स्पेशली ई कोली, ये वाला एग्जांपल एनसीईआरटी लेके चल रही है। अब देखो, ये है हाइड्रोफिलिक, वो है हाइड्रोफोबिक, इसलिए ये अंदर नहीं जा पाएगा, डिफरेंट नेचर का है। लेकिन हमें इसको इस सेल को क्या बनाना पड़ेगा, इस सेल को हमें कंपीटेंट बनाना पड़ेगा। कंपीटेंट का मतलब होता है डीएनए लेने योग्य बनाना पड़ेगा, डीएनए लेने योग्य बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे, ठीक है, कैसे बनेगा। अब देखो, इसके लिए क्या करते हैं, फॉर दिस वी टेक डाईवेलेंट सॉल्ट, डाईवेलेंट, अच्छा कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव ना, तो डाईवेलेंट कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला लेना पड़ेगा। क्यों, अच्छा रीजन क्यों, क्योंकि डीएनए कैसा है आपको पहले से पता है, डीएनए निगेटिव चार्ज है, तो हम एक काम करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज वाले को भेजेंगे कि जाओ तुम उसको छोड़ के आओ, तुम उसके गले में हाथ डालो, क्योंकि तुम पॉजिटिव हो वो निगेटिव है, गले में हाथ डाल लेना, उसको लेके जाना अंदर, पहिया पहिया छोड़ के चले आना तुम, या तुम अंदर ही रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, डाईवेलेंट कैटायन का सहारा लेंगे। तो बताओ, डाईवेलेंट कैटायन, जैसे एग्जांपल, डाईवेलेंट कैटायन का एग्जांपल है कैल्शियम, कैल्शियम आयन Ca++ along with आरडीएनए, आरडीएनए के साथ साथ कौन सा आयन लेंगे, कैल्शियम, यानी यहां पे ले लो कैल्शियम आयन, यहां ले लो कैल्शियम आयन Ca++। अब बताओ, ये प्लस प्लस है, ये माइनस है, ये इससे आके जुड़ जाएगा, ये इससे आके जुड़ जाएगा, ये बाइंड कर लेगा इसके साथ। और कैल्शियम की खास बात बताएं, ये यहाँ पे जो पोर होते हैं ना, छोटे छोटे पोर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पोर, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब बताओ, ये इसको खींच के किधर ले जाएगा, अंदर, ये पोर है, ये पोर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये इसको खींच के ले जाएगा कहां पे, अंदर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, पोर के साइज को फैला देता है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, this done by treatment with the specific concentration of divalent cation, और डाईवेलेंट कैटायन जैसे सच एज कैल्शियम आयन, ये क्या कर देगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स इन बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल वॉल। देख लो, जो बात वो कह रहा है वो हम दिखा रहे हैं वहां पे, सही है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, पोर की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसको कैल्शियम इसे फैला देता है। तो क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा कि अगर हम किसी होस्ट में डीएनए डालना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहते हैं, तो सेल होस्ट को कंपिटेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने दिया वो बैठा हुआ है लेने के लिए रेडी, नहीं, वो नेचर अपोजिट है तो लेगा ही नहीं, तो हमने फायदा उठाया,
हमने ऐसी चीज को साथ में भेजा जो पोर के साइज को स्ट्रेच कर सकता है या परमेबिलिटी को बढ़ा सकता है, और वो वैल्यू किसके पास है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? आरडीएनए को ले जाएगा बाय स्ट्रेचिंग द पोर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। फॉर दिस वी टेक डाइवेलेंट कैटायन अलोंग विद आरडीएनए, बिकॉज, लिख भी देता हूं, इधर भी लिख देता हूं, उधर दिखाया इधर लिख भी देता हूं, बिकॉज कैल्शियम increase pore size, calcium increase pore size of cell membrane, so rDNA easily enters, rDNA आसानी से एंटर कर जाएगा। ये मेथड हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? सभी सेल के लिए कि अभी बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं अभी। ये बताइए सभी के लिए वैलिड है, पर ये जो कैल्शियम वाला मेथड है ना, ये बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल है। देखो तभी तो मैंने टिक मारा है यहां। बताइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको अंदर भेजना है, क्या वो जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वाटर लविंग, और हमारा मेम्ब्रेन कैसा है? वाटर हेटिंग। तो वो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है? इस बैक्टीरिया को कंपिटेंट बनाना पड़ेगा। कैसे कंपिटेंट बनाएंगे? बाई ट्रीटिंग द डाइवेलेंट कैटायन, बाई ट्रीटिंग विद द डाइवेलेंट कैटायन, यानी डाइवेलेंट कैटायन डालोगे सरफेस पर। और डाइवेलेंट कैटायन क्यों डालोगे और कौन सा डालेंगे? कैल्शियम आयन। क्यों डालेंगे कैल्शियम आयन? कैल्शियम आयन पोर के साइज को बढ़ा देता है। अच्छा, अगर सेल मेम्ब्रेन के पोर का साइज बढ़ गया तो फिर आसानी से हमारा डीएनए और कैल्शियम एंटर कर जाएगा, और जो हम चाहते थे वो काम हो जाएगा। देखो लिख भी दिया है, सो आरडीएनए इजिली एंटर्स। लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में एंटर ना भी करे, तो उसका भी जुगाड़ है। बढ़े आगे। ये मेथड हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? मेनली बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं? लिखा हुआ है, सबसे कॉमन होस्ट होता है ई कोलाई। अच्छा, फिर हमने बोला वैसे तो ये बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं, इसी तरह के मेथड अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें कैसे डालेंगे, इसमें कैसे डालेंगे। ठीक है ना? बैक्टीरिया के लिए कैल्शियम वाला मेथड यूज करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये ले लेगा मान लिया, लेकिन जानते हो ना कभी कभी कुछ कारणों से कैल्शियम भी असफल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? अब हम आई स्पाइस खेलेंगे। क्या खेलेंगे? आई स्पाइस। क्या खेलेंगे? आई स्पाइस। ठीक है। बहुत खेला है। दोस्तों के साथ खेलेंगे, और किसके साथ? कभी कभी, कभी कभी आरडीएनए एंटर नहीं कर पाता है, एंटर नहीं कर पाता है, तो हम आई स्पाइस वाला मेथड यूज करेंगे। आई स्पाइस वाला मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? आई स्पाइस वाला मेथड यूज करेंगे। अब क्या हुआ? ये रहा आपका बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया ई कोलाई, इसी पर पढ़ रहे हैं ना। ये रहा आरडीएनए, वाइट बनाया था ना।
ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारा पिंक कलर का आरडीएनए। कैल्शियम इससे बाइंड हो चुका है, कैल्शियम इससे बंध चुका है, ये इसको लाने की कोशिश कर रहा है। कहां से कोशिश कर रहा था? पोर से, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। मान लो फेल हो गया, अब की बारी लाने में असफल हो गया, तो हम क्या करेंगे? आइस पाइस का क्या मतलब है? पहले आइस पे रखो इसको, पहले लिटाओ बर्फ पे, पहले बर्फ की सिल्ली पे लिटा दो। ये लो, बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया, आइस पे लिटा दिया, और ठंडा ठंडा हो तो मजा आ जाए। ये लो, ये लो, एकदम ठंडा ठंडा बर्फ है, उसको लिटा दिया। अब उसके बाद क्या करो? अब पाइस का मतलब होता है क्या? पाइस का मतलब होता है, पायरो वर्ड आता है हीट के लिए, पायरेटेड वर्ड पायरो वर्ड आता है हीट के लिए। अब हीट शॉक दो, अब हीट शॉक दो 42 डिग्री सेल्सियस का, पहले 42 डिग्री सेल्सियस का दे दो। यानी अब इसको हटा के इसकी जगह क्या होगा? 42 डिग्री का शॉक दे देंगे, समझे? बर्फ हटा देंगे और आग आग नीचे लगा देंगे और 42 डिग्री का हीट दे देंगे। तो 42 डिग्री पे रख देंगे उसको, और फिर उसके बाद अब भी अगर नहीं ले पा रहा है, इतने में ले लेगा, तो फिर से क्या रखो? फिर से लिटाओ साले को, कहां? आइस पे, फिर से बर्फ को पे लिटाओ। अब पक्का ले लेगा, क्योंकि आपने आइस पाइस कर दिया उसका। अब आइस पाइस कर दिया तो 100% गारंटी के अंदर आ जाएगा। तो ये पूछा गया है कई बारी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 100% एंटर्स इन बैक्टीरिया, 100% एंटर्स इन बैक्टीरिया। अब आपको 3 फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने एक आइडिया दे दिया आपको। पहले आइस पे रखो, फिर नीचे से 42 डिग्री की आग लगाओ, ठीक है ना, गर्म करो, उसके बाद फिर आइस पे रख दो। अब क्या करेगा? एक बार लिटाया बर्फ की सिल्ली पे, फिर आग दिखाया, फिर बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया, जब जलेगा तो खुद ही अंदर जाएगा। इससे ये हो जाता है भाई, जब आप आइस पे रखते हो किसी भी चीज को तो सिकुड़ती है, ठंड में चीजें सिकुड़ती हैं, और हीट देने पे चीजें फैलती हैं, और फिर ठंड फिर सिकुड़ती है। तो देखो, पहले आपने सिकोड़ा पोर को, पहले पोर को सिकोड़ा, फिर पोर को फैलाया, जब फैला ये घुस गया, अब फिर से सिकोड़ दो, ताकि बेटा गए हो अब वापस नहीं आने देंगे, घुस तो गए हो वापस नहीं आने देंगे। सही है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट चीज है, साइंटिस्ट बड़े ज्ञानी हैं। देखो, इस ट्रिक से याद भी हो जाएगा, वरना ज्यादातर भूल जाते हैं। हीट फिर आइस फिर हीट, इससे याद हो जाएगा, आइस पाइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कितने डिग्री का शॉक देंगे उसको बोलते हैं हीट शॉक। पी से मतलब, पी मतलब पायरो, पायरो, और पायरो वर्ड किसके लिए आता है? हीट के लिए। पढ़ा होगा, एंटी पायरेटिक ड्रग, यानी बुखार को कम करने वाली दवाएं। हाँ, पैरासीटामोल। चलो, ये मेथड किसके लिए हो गया? ये मेथड किसके लिए हो गया? किसके लिए मेथड है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया, इकोली इकोली इकोली, आप भूलना नहीं। अब आते हैं किस पे? एनिमल वाले पे, एनिमल वाले पे। अब आते हैं इन एनिमल, क्या करोगे? इन एनिमल ये करते हैं, इन एनिमल, एनिमल में लगा दो एक, ये लो, एक माइक्रो इंजेक्शन, बहुत छोटा सा इंजेक्शन होता है, छोटा सा इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन। अब बोर्ड पे तो बड़ा ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड पे तो नॉर्मल इंजेक्शन से भी बड़ा दिखेगा। इतना तो हमें घुसा दिया जाए तो मर जाऊंगा। ये है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं? आरडीएनए भर दिया जाता है, इसमें आरडीएनए भर दिया जाता है।
सीधे लिखते हैं आरडीएनए, इतना क्या करोगे कलाकारी करके। और इसमें लगी होती माइक्रो नीडल, मतलब बहुत पतली नीडल लगी होती है, माइक्रो नीडल। और ये हमारी सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है। इससे आरडीएनए यहां ट्रांसफर हो गया, आरडीएनए ट्रांसफर हो गया, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। देखो आरडीएनए डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया सीधे इंजेक्शन लगा करके। तो ये एनिमल सेल में ये चला जाता है, ये हमारी सेल है एनिमल सेल। एनिमल सेल में ऐसा मेथड यूज करते हैं, एनिमल सेल में ऐसा मेथड यूज करते हैं। तो एनिमल सेल का भी पता चल गया। आज जो प्लांट सेल में चलते हैं उसमें कैसे कंपिटेंट बनाएंगे। इन प्लांट सेल में क्या करेंगे, प्लांट सेल में हम लेंगे जीन गन, एक गन टाइप की होती है उसमें ले लेते हैं। इसको बोलते हैं जीन गन। पिचकारी जैसी ही दिखती है लेकिन वो होती गन जैसी, जीन गन। अंदर भर देंगे उसमें क्या, इसमें गोल्ड, गोल्ड की गोलियां ले लेंगे। गोल्ड की गोली, देखो गोल्डन कलर का बन रहा है, गोल्ड की गोली ले ली, या टंगस्टन की गोली ले ली। गोल्ड या टंगस्टन की माइक्रो पार्टिकल ले लेते, गोल्ड या टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल। उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं आरडीएनए की, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं आरडीएनए की। ये देखो गोली के ऊपर कोटिंग कर दी आरडीएनए की, यानी कोटेड विद आरडीएनए। अब इसकी बम्बार्डमेंट करा देंगे प्लांट सेल में, बम्बार्डमेंट करा देंगे प्लांट सेल में। जीन गन को बायोलिस्टिक भी कहते हैं, जीन गन का दूसरा नाम बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक का मतलब ऐसे मिसाइल होता है, तो ये इसमें भी उसी स्पीड से करते तो नाम पड़ा बायोलिस्टिक, कोटेड विद आरडीएनए। अब क्या करेंगे, इसकी बम्बार्डमेंट करा देते हैं, बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट का मतलब बौछार, कहां पे, इन प्लांट सेल। तो ये सीधे अंदर चला जाएगा, बम्बार्डमेंट करा देंगे और ये सीधे अंदर चला जाएगा। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है। और कोट कोट कर देंगे आरडीएनए के पास और बम्बार्डमेंट करा देंगे प्लांट सेल में, तो वो अंदर चला जाएगा। बम्बार्डमेंट कैसे कराएंगे, हाई वेलोसिटी से। बम्बार्डमेंट कैसे कराएंगे, हाई वेलोसिटी लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। माइक्रो पार्टिकल का मतलब छोटी छोटी गोली, बहुत छोटी छोटी गोली। यानी आपने धीरे धीरे सारे मेथड लगभग सीख लिए। बैक्टीरिया में कैल्शियम वाला, फिर ना ना ले रहा हो तो आइस पाइस खेल लो उसके साथ। फिर अगर प्लांट की बात करें तो अब जीन गन या बायोलिस्टिक युग का यूज कर लो। किस चीज की गोली ली जाती है, टंगस्टन या फिर गोल्ड, क्योंकि ये दोनों इनर्ट मटेरियल है, रिएक्ट नहीं करता। आपके अंदर अगर गोल्ड चला भी जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, टंगस्टन चला भी जाए तो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इतनी बात क्लियर हो गई? यानी बैक्टीरिया के लिए हमने सीख लिया, फिर हमने किसके लिए सीख लिया? एनिमल के लिए, फिर हमने किसके लिए सीख लिया? प्लांट के लिए। तो हमने कई सारे मेथड सीख डाले और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब हम एक लास्ट वाला केस बताएंगे, वो आप पढ़ चुके हो, अभी अभी पढ़ के आए हो। डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन यूज कर सकते हैं। अरे डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन या वेक्टर also can be used in some case, in some host, सीधी बात, some host, कुछ होस्ट में डिसआर्म्ड पैथोजन या फिर वेक्टर यूज कर सकते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब हो गया जो हानि रहित हो, अभी बताया था आपको। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर का नाम क्या था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो अब जाके खत्म हुआ क्या? प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। अब हम करेंगे प्रोसेस। अब जो आज से करेंगे वो प्रोसेस है, 1-2 टन का है, 2 टन लगेगा। प्रोसेस, प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक। अभी तक प्रिंसिपल सीखा, अब बायोटेक की प्रोसेस सीखने जा रहे हैं। बायोटेक की प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना होगा? सोच के बताओ, ये क्वेश्चन आता है और ये ऑर्डर पूछता है कि सबसे पहले क्या करना होगा। बताइए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा डीएनए का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। देखो, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। ये देखो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले आपको डीएनए निकालना पड़ेगा, फिर उस डीएनए को काटना पड़ेगा विद द कैंची। बोलिए, पहले डीएनए निकालो, फिर आपको पूरा तो चाहिए नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो काटेंगे कैसे? कैंची से, आरी से। अरे कैंची आप जान चुके हो, आरी। तीसरी बात, अब उसको, अब जब काटेंगे तो अब काटने के बाद उसको जोड़ो किसके साथ? वेक्टर के साथ। तो 3 काम हो गए। पहले इतना लिख लो, जरा रटो नहीं। पहला क्या? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए लिख दूं और अच्छा हो जाएगा, एलियन डीएनए। फिर कटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, और अच्छे से लिख रहे हैं हम लोग, कटिंग एलियन डीएनए, कटिंग एलियन डीएनए बाई आरी, बाई स्पेसिफिक आरी। स्पेसिफिक की किसी से भी काट दोगे, बाई स्पेसिफिक आरी, so that we get, so that we can get, क्या हमें मिल सके? जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो, हम और क्लियर लिखा रहे हैं, एनसीईआरटी पे रटो नहीं, जो आपको पता है वही लिखो, अपने मन की बात यहां लिखो। तो कटिंग एलियन डीएनए बाय स्पेसिफिक आरई सो दैट वी कैन गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? लाइगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर। लाइगेट का मतलब जोड़ना, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर या प्लाज्मिड। ठीक है ना? और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल भी हो जाए, संभावनाएं कई सारी हैं। तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज भी बना लोगे बाय पीसीआर, बाय पीसीआर। पीसीआर समझते हो ना? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये देखो, आपने आइसोलेशन कर दिया डीएनए का और अब लाइगेट कर दिया वेक्टर के साथ।
अब ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, अब होस्ट के अंदर डाल दोगे, ट्रांसफरिंग द डीएनए इन होस्ट, अभी सीखा था ना कैसे डालते हैं, है ना, कंपिटेंट बना के। और मैं बोल दूं, यानी इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। फिर पांचवा बताओ क्या हो सकता है, स्क्रीनिंग करा लेंगे, स्क्रीनिंग करा लेंगे, लेकिन इन्होंने शायद स्क्रीनिंग वाला स्टेप लिखा नहीं होगा। देखो अब सीधे बोल दिया कल्चर करा लेंगे होस्ट को, कल्चरिंग द होस्ट इन मीडियम, ताकि लार्ज स्केल पे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। कल्चरिंग द कल्चरिंग द होस्ट इन कल्चर मीडियम, याद करो, कल्चरिंग द होस्ट इन कल्चर मीडियम विद पॉलीमरेज एंजाइम। याद करो, हम लोग अपना जो सीख के आए हैं वो क्यों भूल जाएं, पॉलीमरेज एंजाइम। अब लास्ट में आपका प्रोडक्ट रेडी है, तो यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। इसका मतलब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब सब कुछ हम जानते हैं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। अब आप देख रहे हो रटना नहीं है कहीं से, पहले डीएनए को आप आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद कैंची से काटो, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, अब उसको प्लाज्मिड्स के साथ जोड़ो, जोड़ने के बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन कराओ, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद होस्ट को कल्चर करो, यही तो सीख के आए हैं। और उसके बाद लास्ट में उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन गया उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एनसीईआरटी लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो हमने उसको बताया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यही लास्ट में मिलेगी हेडिंग आपको। इतनी बात क्लियर हो गई? सबसे पहले डीएनए को खोजेंगे, फिर उसको काटेंगे कैंची से, फिर उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, फिर उससे आरडीएनए बना करके उसको होस्ट में डाल देंगे, फिर होस्ट को कल्चर करा के बहुत सारा प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है निकाल के अलग कर लेंगे। तो हमारा इंसुलिन तैयार, मान लो इंसुलिन का जीन था तो इंसुलिन तैयार, एंटीबायोटिक का जीन था एंटीबायोटिक तैयार, वैक्सीन का जीन था वैक्सीन तैयार, एंजाइम का जीन था एंजाइम तैयार।
बढ़े आगे। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? आइसोलेशन ऑफ एलियन डीएनए। सही है ना? एलियन डीएनए पहले हमें निकालना है। अब सवाल ये उठता है, देखो जेनेटिक मटेरियल हमेशा न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। न्यूक्लिक एसिड act as genetic material without any exception, without any exception। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, ज्यादातर जीवों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। यदि हम डीएनए को निकालना चाहते हैं, यदि हम डीएनए को निकालना चाहते हैं, तो सेल की बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा। बोलो सही है? तो सेल की बाउंड्री को, क्योंकि चारों तरफ सेल के अंदर है ना डीएनए, कि सेल के बाहर है? अंदर है। तो सेल की बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा, एंजाइम की मदद से ब्रेक करना पड़ेगा। चलो ये बात तो समझ में आ रही है सर। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर हम कोई प्लांट सेल ले रहे हैं, अगर कोई प्लांट सेल को हमें तोड़ना है, ठीक है ना, डीएनए अंदर है कुछ, अभी ये सब है, डीएनए तो अंदर बैठा ही हुआ है। प्लांट सेल से अगर निकालना है तो प्लांट सेल में क्या होती है? प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री को तोड़ना होगा। प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री क्या है? सेल वॉल। किसकी बनी है सर? मेनली सेलुलोज है। तो आप इसमें कौन सा एंजाइम यूज करोगे? सेलुलेज। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? सेलुलेज। अब आप बताओ, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स कम्स आउट, कम आउट, बायोमोलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। मैं बायोमोलिक्यूल क्यों बोल रहा हूं? सब बाहर आएंगे, जो अंदर भरा है वो सब बाहर आएगा ना। कि अकेला डीएनए आएगा? आप बुला रहे हो अकेला डीएनए आएगा, तूने बुलाया और मैं चला आया, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई। सब कोई डीएनए के पास कान तो है नहीं, आपने बुलाया भैया डीएनए भैया आ जाओ, तो क्या आरएनए भी तो आएगा, पॉलीसेकेराइड भी तो आएगी, सारे मैक्रोमोलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए लिख दिया बायोमोलिक्यूल्स कम्स आउट। ठीक है, चलो आओ दूसरा लेते हैं। अब अगर एनिमल सेल लेनी है, अगर आपको एनिमल सेल लेनी है, तो एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आप कुछ मत करो, कोई एंजाइम का प्रयोग मत करो, मैकेनिकल डैमेज कर दो, मैकेनिकल डैमेज कर दो इसको। मैकेनिकल डैमेज का मतलब हिला डुला के इसको बस ऐसे करो, पंचर हो जाएगी, पंचर हो जाएगी, बायोमोलिक्यूल कम्स आउट। हालांकि एनसीईआरटी में ये मेथड लिखा ही नहीं है, लेकिन हमने बता दिया ताकि आपको कभी पूछा जाए तो आप आसानी से करो। निकालना सीख गए ना डीएनए कैसे निकलेगा? कितना आसान है देखो। अब हमें सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है बस। अब हम सब सीख गए, जितनी मुसीबतें थी सब चली गई। अब यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोसेसेस से, 8 क्वेश्चन उधर से, लगभग 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, लगभग 10 का औसत आता है।
एक दो ज्यादा हो सकता है, एक दो कम हो सकता है। इसका अगला चैप्टर 5 का वेटेज का है, 5-6 का। अगर हम फंगल सेल से निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें? बढ़े आगे। अगर फंगल सेल से निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें? फंगल सेल में सेल वॉल होती है, होती है, काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनेज पूछेगा किसमें एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं? एनिमल में। अब देखो, अगर हम फंगल सेल ले रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। किसकी बनी है? काइटिन की। किससे तोड़े? काइटिनेज। बायोमोलिक्यूल्स डैश डैश, वही रिलीज आउट। आप लोग डैश डैश लगा छोड़ दो, क्यों लिखना बार बार वही बात। अगर बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं तो लाइसोजाइम। तो ये टूटेगा लाइसोजाइम से, बैक्टीरियल सेल लाइसोजाइम से टूटेगा। ये हमने डिजीजेस में भी पढ़ा है। तो बायोमोलिक्यूल कम्स आउट। अच्छा, आप जरा देखो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल बाहर आए हैं। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल बाहर आए? आते तो बहुत सारे हैं, पर दिखेगा कौन सा जल्दी? जो बड़ा होगा कि जो छोटा होगा? बड़ा होगा। देखो बड़े बड़े 4 मॉलिक्यूल बाहर आए। एक आएगा डीएनए, सबसे बड़ा डीएनए है। उसके बाद है आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, और हो सकता है कि लिपिड भी बाहर आ जाए। आपको क्या चाहिए? केवल और केवल क्या चाहिए? वी मस्ट रिक्वायर प्योर डीएनए। हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा आप। आरएनए नहीं चाहिए तो एक काम करो, आरएनए एज नाम का एंजाइम प्रयोग करो। आरएनए गायब, बच जाएगा। यहां पे प्रोटीन को हटाना है, प्रोटीएज, प्रोटीएज गया। पॉलीसेकेराइड को बचाना है, पॉलीसेकेराइडेज। देख लो कितना आसान है काम, गया। लिपिड को बचाने के लिए लाइपेज। क्या डीएनए डाल दें? नहीं, डीएनए डाल दोगे डाइजेस्ट हो जाएगा। डीएनए नहीं डालना है, डीएनए नहीं डालना है, वही तो चाहिए। अब आपकी टेस्ट ट्यूब में केवल और केवल क्या बचा? ये सब, इन सब के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तो ये देखो, टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े। ठीक है ना? ये भाई साहब कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। ये पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। थोड़ी गलती हो गई। ये यहां बैठा रहता है, बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल है ना। ये बॉटम पे मिलेगा। ये डीएनए बैठा हुआ है। ये डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, डाइजेस्टेड बायोमॉलिक्यूल, जो पच गए हैं, जिनको एंजाइम डाल के पचा दिया है। डाइजेस्टेड बायोमॉलिक्यूल्स। अब समझ में आ रही कुछ बात? अब एक काम करो, डीएनए बैठा हुआ है, डीएनए पता है तभी ऊपर आएगा, डीएनए तभी प्रेसिपिटेट होगा जब उसको चिल्ड 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 बियर पिलाओगे। कैसी बियर पिलानी है? चिल्ड बियर। चिल्ड वाली बियर पिलाओगे तभी ये नशे में आएगा, तभी ऊपर आएगा। वरना बिल्ली की तरह छिपा हुआ है, शेर की तरह तभी आएगा जब उसको 2 पैक पिलाओगे, है ना? नहीं नहीं, बियर पिलाओ, बियर में ही टुन हो जाएगा, है ना?
इसका मतलब चिल्ड, ये डीएनए को क्या करो, डीएनए तभी प्रेसिपिटेट आउट होगा, इट विल प्रेसिपिटेट आउट, इट विल precipitate when treated with, कौन सा, क्या ट्रीटमेंट दे इसको, when treated with चिल्ड बियर की अनचिल्ड बियर, तो चिल्ड मतलब चिल्ड होता है और बियर का मतलब C2H5OH एल्कोहल, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल लिखो, फार्मूला मत लिखो, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल जैसे ही पिलाओगे ना, बस हो गया काम इसका, इसका काम ये हो जाएगा। यहां बना देते, जगह खाली है, जगह खाली है, ये देखो यहां आ गया, ये देखो यहां आ गया, बिल्कुल मलाई की तरह दिखेगा, एकदम मलाई, मलाई मार के दिखेगा बिल्कुल। ये देखो नीचे है चिल्ड बियर, चिल्ड एथेनॉल, और ये आपका डीएनए, ये रहा डीएनए, डीएनए प्रेसिपिटेट पीपीटी। और आप एक काम करो, इसको एक ऐसा वो होता है चम्मच जैसा, स्पूलर बोलते हैं, स्पूलर, ये ऐसे चम्मच जैसा होता है, ऐसे कांच का बना होता था, अब तो कई सारे आते हैं, ये इसको बोलते हैं स्पूलर, स्पूलर। अब स्पूलर से ऐसे मलाई की तरह उठा लो, बिल्कुल मलाई की तरह उठ जाएगा, आपका डीएनए अलग हो गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पूलिंग, अभी लिखा देते हैं। जैसे मलाई उठाते ना चम्मच से, और मलाई उठाते तो बिल्कुल मलाई लटक जाती है और कुछ पोर्शन चम्मच में आ जाता है, सेम वैसे ही कल्पना करिए आप मलाई खा रहे हैं। साड़ी है, गांव पे जो मलाई मिलती है ना, लाल लाल कलर की, है ना, मैंने मैंने मैं जब छोटा था तो बहुत खाता था, मतलब ये मोटी मोटी मलाई, मोटी मोटी मलाई होती थी। यहाँ के दूध में तो मलाई तो दिखती ही नहीं है, ऐसे लगता है मलाई मार ली गई। तभी तो कहते हैं जरा दो चाय देना, मलाई मार के, मलाई मार लेता है। हाँ, ये दूध ही नहीं है, ये तो सिंथेटिक है सब, ये जो हम पीते हैं मामूल मूल पाउडर से बनाए जाते हैं, ये प्रोसेस्ड मिल्क है और वो नेचुरल मिल्क है, फर्क तो है ही है। तो आपने इसको चिल्ड बियर पिला दी, ऊपर आ गया, और आपने चम्मच से उसको हटा लिया, चम्मच को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में स्पूलर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पूलिंग। मलाई निकाल लेना क्या कहलाएगा, स्पूलिंग। एनसीईआरटी में ये चीज फिगर में लिखी हुई है, पूरी थ्योरी में नहीं है। जब पहली बार क्वेश्चन आया था तो सब बच्चे ढूंढने लगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ। फिर जब आ गया, एक बार आ जाता है तो बच्चे ध्यान देते हैं, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हर जगह से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सर से लेके पैर तक इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो आज हम लोग ने डीएनए को प्यूरिफाई कर लिया, हमारा डीएनए प्यूरिफाई कर लिया, आज का काम यहां तक हो गया। बताइए पहला स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। यहां पर नोट करके एक लाइन लिख लेते हैं, प्रेसिपिटेटेड डीएनए को निकाल लेना ही, प्रेसिपिटेटेड डीएनए को स्पूलर की मदद से निकालना क्या कहलाता है,
स्पूलर की हेल्प से आइसोलेट कर लेना, आइसोलेट करना क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। ये देखो जरा, यहां से क्वेश्चन आया था, ये देखो, ये यहां से क्वेश्चन आया था, ये देखो मलाई, ये देखो स्पूलर, ये देखो शील्ड बियर, बियर या शराब हमेशा गोल्डन कलर की होती है, देखो गोल्डन दिखाया है, ये देखो, ये देखो प्रेसिपिटेट पहले ऐसा था, फिर देखो ये अब मलाई जैसा अलग हो गया, ऊपर आ गया, सही है ना? तो मलाई मार के, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। क्वेश्चन कहां से आया था देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।